नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक आज 1.25% ऊपर ट्रेड करते हुए क्लोजिंग दिया है, लेकिन अपडेट बहुत अच्छे आए हैं यस बैंक को लेकर, तो वही एक्सप्लेनेशन होगा। सबसे पहली चीज़ फंड रेजिंग वाली बात जो एक्सचेंजेस के थ्रू हमारे सामने आई है। यस बैंक ने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है कि वो फंड रेजिंग करने जा रहे हैं, उस पर विचार विमर्श होगा, जो रिजल्ट आएगा, जो बोर्ड मीटिंग होगी उस बोर्ड मीटिंग में। और दूसरी चीज़ एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड जो ये डेवलपमेंट्स कर रहे हैं वो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, उसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। आप वीडियो लाइक कर लीजिए, हम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट आप बीएससी इंडिया की वेबसाइट से या एनएससी इंडिया की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, आप वो जरूर कर लीजिएगा। देखिए उस डॉक्यूमेंट में इन्होंने साफ साफ लिखा है इन कंटिन्यूएशन, मतलब उसके आगे ये कहना चाहते हैं, एक नया अपडेट दिए हैं। ये कह रहे हैं कि 11 जनवरी को जो हमने आपके साथ अपडेट शेयर किया था उसमें एक चीज़ बताना भूल गए थे, बस इस तरीके से समझिए कि 22 जनवरी को जो हमारी बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हम अपने रिजल्ट भी पेश करेंगे, उसमें हम एक चीज़ कंसीडर करने जा रहे हैं। क्या? रेजिंग ऑफ फंड्स बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, डिबेंचर वारंट्स, या इनमें से किसी भी एक या दो मुद्दे से, मतलब जितने भी मीडियम ये चाहें यूज कर सकते हैं, बशर्ते इनको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल जाए, यानी कि जो भी बाजार को रेगुलेट करता है, आपको पता है कौन है, अगर वो मिल जाता है तो ये पैसा रेज करने जा रहे हैं। किस माध्यम से करेंगे वो हमें पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा, या फिर वो एक्सप्लेन करेंगे बोर्ड मीटिंग के बाद। अब हम इस खबर को आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, अगर आपको याद हो, एस बैंक ने एफपीओ लाया था, ठीक। उस वक्त यस बैंक का स्टॉक प्राइस लगभग 26-27, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कुछ यहीं चल रहा था, और एफपीओ इन्होंने लाया था 12 रुपये के आसपास। यानी कि जो शेयर्स आज आपके पास हैं, चलिए मान लेते हैं एक शेयर की वैल्यू 26 रुपये थी, और वहाँ पर जब नए एक्स्ट्रा शेयर्स यस बैंक की तरफ से लॉन्च किए गए या फिर इशू किए गए, उस एक शेयर की कीमत रखी गई 12 रुपये। क्यों रखी गई 12 रुपये? क्योंकि याद रखिएगा, जब भी एफपीओ या आईपीओज आते हैं, उससे जो पैसा कंपनी को मिल जाता है, उसके बाद कंपनी को अपने शेयर प्राइस से उतना खास मतलब नहीं होता है। बात समझिएगा मेरी। होता क्या है कि जब भी कोई आईपीओ आता है, मान लेते हैं कि आईपीओ 100 रुपये पे आया। अब ये 100 रुपये जब हम आप, मतलब ये पब्लिक है, ठीक, हम आप गए 100 रुपये कंपनी को दिए, 100 रुपये में उनके एक एक शेयर ले लिए। अब 100 रुपये ये आईपीओ जो है ये ब्रांड के पास जाएंगे, मतलब जिस कंपनी का भी आईपीओ होगा, ये टोटल पैसा उसके पास चला जाएगा। चलिए मान लेते हैं 10 लोगों ने आईपीओ लिया, ये 1000 रुपये इसके पास चले गए। अब ये 1000 रुपये लेकर के अपने बिजनेसेस को क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। अब इस 1000 रुपये से इनको मतलब नहीं है। अगर ये 1000 रुपये लेकर अपने बिजनेस को मान लेते हैं 20% CAGR से ग्रो करते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में किसी वीडियो में CAGR क्या होता है, तो समझिए 20% हो सकता है अगले साल ये भी बढ़ जाए, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाए 1200 रुपये, ठीक। अब 1200 रुपये होने का मतलब क्या? एक शेयर की कीमत 120 हो गई। अभी कंपनी के शेयर की वैल्यू 100 से बढ़कर 120 हो गई, उसका ये मतलब नहीं कंपनी को जो 1000 रुपये मिले थे वो उसके पास अब 1200 रुपये आ जाएंगे। कभी नहीं होता ऐसा, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ के रखिएगा। अब हम वापस आते हैं। यस बैंक जो है एफपीओ लाया था, हाफ रेट से भी कम रेट में लाया था, यानी कि जो शेयर्स लोगों के पास थे वही शेयर इसने दे दिया था अन्य लोगों को। बोला भैया हम शेयर बेचने जा रहे हैं, अब तो अपने एक शेयर की वैल्यू हम 12 रुपये में बेचेंगे। और यहाँ पर हमको एक बैंक की, एक इंस्टीट्यूशन की बहुत बड़ी मजबूरी समझ में आ रही थी। क्या? कि यस बैंक को हर हाल में अपने आप को बचाने के लिए पैसा चाहिए, इसीलिए वो अपने एक शेयर की वैल्यू 12 रुपये लगाए, जबकि उन्हीं का शेयर, वही शेयर बाजार में ट्रेड कर रहा था अप्रॉक्सीमेटली 25 रुपये के आसपास। यानी कि हाफ रेट पे भी उनको ऐसा यकीन था कि हो सकता है लोग लें या ना लें, अगर मैं डिस्काउंट देता हूँ 50, 60, 70, 80% का, तो इस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया जाता है कि चलिए हम 50% का अगर डिस्काउंट दे देते हैं तो तब हो सकता है लोग लेने आए, और बिल्कुल वही हुआ। यस बैंक को 12 रुपये के ऊपर बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था, लोगों ने दबाकर पैसा लगाया था, क्लोज टू सक्सेसफुल हो गया था। उसके बाद कुछ बैंक्स ने भी बढ़िया पैसा लगाया यस बैंक में, और यस बैंक वहां पर सर्वाइव कर गया। अब इसका मतलब क्या है? ये जो पैसा आया 15,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़, इसको याद रखिएगा, 15,000 करोड़ रुपए आए यस बैंक के पास, उसको इन्होंने अपने पास पैसा रखा। और क्योंकि यस बैंक के पास वो कैपिटल नहीं था यूज करने के लिए जो उनके पास लोग डिमांड करने आ रहे थे, इसीलिए यस बैंक डामाडोल हो गया था। और आप देखे होंगे इस फंड रेजिंग के बाद कितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां यस बैंक को बढ़िया रेटिंग दे रही थी, क्योंकि उनको पता था कि इतना पैसा आ जाने के बाद एक इस तरीके का बैंक अपने आप को बचा तो सकता है। चलिए अच्छी बात है, यस बैंक अपने आप को बचा ले गया, अच्छी बात। आप इसीलिए देखेंगे बढ़िया स्पर्ट भी आया था, मोमेंटम भी आया था, और ऊपर के लेवल पे ही अभी ट्रेड कर रहा है। एक बढ़िया कंसोलिडेशन फेज बनाया हुआ है रिजल्ट से पहले। चार्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी जो फिर से फंड रेजिंग की बात हो रही है, ये दो बातें आपसे कहती है, या तो जो 15,000 करोड़ थे वो यस बैंक के कम पड़ गए, ठीक।
अब एक सेंस में हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उससे येस बैंक ने बहुत से काम किए हैं, हम उसको प्रेज भी करते हैं, उसको एक कदम आगे लेकर हम ये भी कह रहे हैं कि येस बैंक बहुत ही जल्द इन 15,000 करोड़ रुपए जो बाजार से इन्होंने उठाया है उसको वो बहुत बड़े दुगने या तिगुने लेवल पे भी लेकर जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कम पड़ गए पैसे, ये हम नहीं कह सकते, कम से कम 15,000 करोड़ के केस में। लेकिन ये जो फंड रेजिंग की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है? यस बैंक नीड्स मोर मनी। अब इसका मतलब आप समझिएगा, ये अपने एफडीज़ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, वहाँ से इनके पास पैसा भी आ रहा है। और मैंने लो कॉस्ट इनकम की बात भी कही है, इनके पास वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, खैर उस पर भी यस बैंक फोकस कर रहा है। अभी वहाँ से जो पैसा आ रहा है, सेविंग अकाउंट का सा रेशियो भी इनका सुधर रहा है, मैंने रिजल्ट में डिस्कशन भी किया था। ये सब चीज़ें भी एक तरफ से पॉजिटिव सिग्नल दे रही हैं, लेकिन इतनी पॉजिटिविटी क्या यस बैंक के लिए कम है? इसलिए ये फंड रेज करना चाहते हैं, यानी कि इनको और पैसा चाहिए। अब ये फंड रेजिंग किस मीडियम से होगी वो अभी एग्जैक्टली हमारे सामने क्लैरिटी नहीं है। लेट्स सी कि सामने क्या आता है, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मतलब फालतू में सुगबुगाहट लगा लेना वो अलग ही सेंस में चला जाएगा। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि अपने बॉन्ड्स वगैरह इशू करें, थोड़ा सा ज़्यादा देंगे ब्याज, तो हो सकता है लोग अट्रैक्ट होकर के पैसा इनको दें और उस पैसे को ये बिजनेस में अपने उपयोग करें। अभी हम थोड़ा सा यस बैंक का रिजल्ट दिखाना चाहेंगे आपको, और रिजल्ट कैसा आ रहा है उसका भी हमने एक प्रीव्यू दिया था आपको, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा जिससे आपके सामने क्लैरिटी रहे। बाकी फंड रेजिंग मजबूरी, एक बार के लिए जब 15,000 करोड़ उठाना था वहाँ पर मजबूरी थी, लेकिन यहाँ पर यस बैंक अपने आप को स्ट्रेंथन करने जा रहा है, यहाँ पर कोई मजबूरी नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस चीज़ को मैं प्रूफ के साथ आपको यहाँ पर एक बार के लिए दिखा सकता हूँ। ये जो आपके सामने डेटा है ये बिजनेस टुडे के साभार से है, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझिएगा, एसएमई के लिए यस बैंक एकदम परेशान है। और ये समझिएगा बात को, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस समझ लीजिए यस बैंक के लिए वंडर कर सकते हैं आने वाले 3 सालों में। अब ये 3 साल बड़े क्यों हैं यस बैंक के लिए? क्योंकि यहीं पर इनको अपनी वैल्यू बाहर निकाल के देनी है, जिससे कि शेयर होल्डर्स को इन पे ट्रस्ट आए, वो शेयर्स को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अपने पोर्टफोलियो में डालें। क्योंकि अगर ये अपनी ग्रोथ नहीं दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, तो फिर लोग परेशान हो जाएंगे, अपने शेयर्स को बेचना चालू कर देंगे और फिर एक डाउन ट्रेंड भी क्रिएट हो सकता है। क्योंकि होता क्या है कि अचानक से अगर आपको हम 15,000 करोड़ दे दें तो उससे एक बार आप बढ़िया सा दिखा सकते हो कि चलो भैया हमारी ग्रोथ हो रही है, लेकिन इंटरनल मैटर्स में एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो एक बैंक समझ सकता है। और मैं ये नहीं चाहता ग्रोथ होते हुए फिर एक स्टेबिलिटी आ जाए। यही चीज़ यस बैंक भी समझता है, इसीलिए वो एग्जैक्टली फोकस कर रहे हैं कहाँ पर? एमएसएमईज पे, फंड रेजिंग पे भी वो फोकस कर रहे हैं। उसकी क्लैरिटी जब आएगी तब हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अभी समझिएगा, भारत सरकार की तरफ से नितिन गडकरी साहब भी प्रशांत कुमार जी को, जो कि एमडी एंड सीईओ हैं यस बैंक के, उनको भी बहुत अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में यस बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है, इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। और ये जो चीज़ें हो रही हैं ना यस बैंक की तरफ से, ये एक इनडायरेक्ट सेंस में जो डिपॉजिटर्स हैं उनके बीच कॉन्फिडेंस भी लाता है। दूसरी चीज़, यस बैंक जब ये इंडिया लेवल पे कर रहा है, आप देख रहे होंगे ढेर सारी ब्रांचेस में इन पे फोकस किया जा रहा है। और एमएसएमई क्यों चेंज कर सकता है उसको मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्यों इनकी मतलब काया पलट सकता है, यस बैंक को एक बहुत ही बेहतरीन ब्लू चिप बैंक बना सकता है। इसीलिए क्योंकि वहाँ पर जो आपके सामने एनपीएज आते हैं उनका रेशियो बहुत कम होता है। थोड़ा सा मैं रिजल्ट डिस्कस करूंगा। ये न्यूज़ मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि आपके पास अगर यस बैंक का स्टॉक हो तो आप इस न्यूज़ को जरूर पढ़िएगा, जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका बैंक कर क्या रहा है। अगर आप सच में एक शेयर होल्डर हो, ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पर आपको टेक्निकल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो। अब हम थोड़ा सा रिजल्ट का डिस्कशन आपके साथ करना चाहेंगे, जिससे आपको पता हो कि पिछली बार रिजल्ट में क्या हुआ था और उसी हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर सको कि मुझे यस बैंक में बने रहना है या फिर क्या करना है। ठीक, सिंपली मैं एक चीज़ देखूंगा, मुझे एग्जैक्टली यहाँ से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ से क्या पैसा आया। हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे। अगर आप देखोगे ये डेटा है लैक्स में, लैक्स का मतलब अपॉन 100 करेंगे तब हम करोड़ में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो 129 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ था। जस्ट उसके पिछले, ये पिछला रिजल्ट है, याद रखिएगा, अभी लेटेस्ट रिजल्ट आएगा 22 तारीख को। 45 करोड़ का प्रॉफिट, उसके मुकाबले यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ था कई गुना बढ़ गया था, लगभग क्लोज टू 3 टाइम्स बढ़ गया था प्रॉफिट। लेकिन पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में जो हुआ था वो किसी भी बैंक के लिए एक डरावने सपने जैसा होता है, और उसी चीज़ से उबरने की कोशिश हो रही है यस बैंक की प्रेजेंट सिनारियो में। अभी एक और चीज़ आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा जो एग्जैक्टली जिसके लिए मैंने ये रिजल्ट खोला हुआ है, एनपीएस की मैं बात कर रहा था, और एमएसएमई सेक्टर पे क्यों यस बैंक इतना फोकस कर रहा है उसको हम यहाँ से समझेंगे। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए आपको मैं समझा देता हूँ। पहले ग्रॉस एनपीए का मतलब होता है कि ओवरऑल अभी तक इनके कितने पैसे पे एनपीए हो गया, तो क्लोज टू 17% के आसपास एनपीए हो गया, जो कि यहाँ से इंप्रूवमेंट दिखाया था। लेकिन देखो यहाँ से इंप्रूवमेंट दिखाया है 17.30%
से 16.90% पे। लेकिन ये इंप्रूवमेंट भले हमको दिख रही हो, लेकिन रियलिटी में अगर आप कह दोगे कि किसी बैंक का 100 में से 17 रुपये एनपीए हो जाता है, ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। अब नेट एनपीए हम समझ लेते हैं। नेट एनपीए ये होता है कि इतने पैसे पे अभी ये प्रोविजनिंग नहीं की है। प्रोविजनिंग का मतलब अलग से अपना पैसा निकाल के रख देना, जिससे कि वो बुरी सिचुएशन में काम आ सके, जब एनपीए जो है एग्जैक्टली ही टॉप लेवल पे पहुंच जाए या फिर वो एज अ फ्रॉड घोषित हो जाए कि हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इसके लिए इन्होंने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श किया और इन्होंने कहा कि हम 40,000 करोड़ में से 20,000 करोड़ रिकवर भी कर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो इनका एनपीए था 16% का, वो क्लोज टू 8% पे लगभग ये रिकवरी के बारे में सोच रहे थे, जो कि बहुत बड़ा टास्क है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक टास्क है। ये थोड़ी सी नेगेटिव साइड ही एक बार के लिए दर्शाता है। खैर, इतना डिस्कशन हो गया, मैंने इस पर अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, वो जरूर देख लीजिएगा। इतना डिस्कशन हो गया इसलिए हमने किया क्योंकि आपको पता रहे कि आपके बैंक का एनपीए कितना है। अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूँ, यहाँ पर जो 5% का 4.5% का एनपीए है इनका, एचडीएफसी बैंक का बिलो 1% है और वो है टॉप क्वालिटी बैंक। उसी से कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अन्य बैंकों से भी मैं कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है और आप ले लोगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एनपीएज की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर एक एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि अगर कोविड के कारण आने वाले समय में लोग जो है एनपीएस करते हैं, क्योंकि एक साइकिल बन जाती है कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है तो हो सकता है कि हम 9 महीने या 12 महीने बाद अपने पैसे को एनपीए घोषित करें जो हमने लिया हुआ है, क्योंकि तब तक हम एक बार के लिए कुछ भी करके अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं एज अ बिजनेस। मैं एक बिजनेस हूँ तो उस तरीके से मैं सोचता हूँ जब मैंने किसी बैंक से लोन लिया है। तो इस चीज़ पे आपको ज़रूर फोकस रखना है, एनपीएस को आपको नहीं भूलना है। तो फंड रेजिंग की जो बात है वो यस बैंक किस जगह से उठाना चाहता है, सबसे बड़ा एडवांटेज उसी का या डिसएडवांटेज उसी का रहेगा फ्यूचर में, क्योंकि ये जो 15,000 करोड़ रुपए आए हैं ये यस बैंक को विदाउट एनी इंटरेस्ट कॉस्ट मिले हैं, यानी कि इक्विटी बेचकर मिले हैं, अपने शेयर्स को बेचकर मिले हैं। और सबसे अच्छा तरीका होता है पैसे उठाने का, वो होता है इक्विटी बेचकर। और अगर आप एक बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, जहाँ पर आप डिविडेंड वगैरह ज़्यादा केसेस में नहीं देते हो या फिर आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है कुछ ऐसा, तो वहाँ पर इक्विटी से पैसा उठा लेना ये बेस्ट केस सिनारियो हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जो भी माध्यम है, कहीं आपको ब्याज देनी पड़ेगी, कहीं आपको सिक्योरिटी चाहिए, कहीं आपको अच्छी क्रेडिट रेटिंग चाहिए, वो सब मामला बाद में हम डिस्कस करेंगे जब ये बता देंगे हमको एग्जैक्टली ये करने क्या जा रहे हैं। लेकिन फंड रेजिंग की बात हो रही है तो यहाँ पर यस बैंक जैसे 15,000 करोड़ रुपए मजबूरी में इनको उठाना पड़ा था, यहाँ पर ये अपने आप को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं या पैसा कम पड़ रहा है, ये पता चलेगा जो रिजल्ट आएगा उससे। रिजल्ट का डिस्कशन हम अच्छे से करेंगे। अभी रिजल्ट के पहले जो चार्ट पर हो रहा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको याद हो कुछ पुरानी बातें तो मैं थोड़ा यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जब एक रेंज में फंसा था, यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात की थी। वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस था 17.50 रुपये का और एग्जैक्टली वीडियो अवेलेबल होगी, आप जाकर देख लीजिएगा, हो सकेगा मैं अवेलेबल करा दूंगा। यानी कि आपके सामने 17.5 रुपये का सपोर्ट अवेलेबल था और 18 रुपये का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस अवेलेबल था। इसका मतलब क्या है, यस बैंक 18 रुपये से जैसे ही ऊपर जाता है तो जो भी लोगों के पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं इसी रेंज में, मतलब यहाँ पर जो ढेर सारे लोग बाइंग किए हुए हैं वो जरा सा प्रॉफिट पाते ही 0.5% या 1% का वो एग्जिट करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेटर ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और यही चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि यस बैंक पीछे बढ़िया मोमेंटम दे चुका है और इसी से लोग थक जाते हैं। और ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्या करने आते हैं आपको पता है, जुआ लगाने आते हैं, सोचेंगे बढ़िया चीज़ भाग रही है, पकड़ लो, हम भी सवारी कर लेंगे और उसका एडवांटेज हम भी ले लेंगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है बाजार की। आप बाजार को 3 तरीके से देख सकते हो। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो आप उसको एज अ ब्रांड देखा कीजिए और वो ब्रांड आपका है क्योंकि आपने उसमें पैसा लगाया है। जब आपका ब्रांड है तो अभी उसको एक बार के लिए सोचिएगा, यस बैंक को पैसा भले मिला है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन यस बैंक अभी इस तरीके से नहीं चल सकता जिस तरीके से आप डिमांड कर रहे हो। मैं रियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। वहाँ भले इनकी इनकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर रही है, लेकिन वो चीज़ चार्ट पर डायरेक्ट हमको ऐसे नहीं दिखाई दे सकती। हो सकता है कि ये जो 18 रुपये का प्राइस हो यही बहुत हो, यस बैंक अभी सिर्फ 12 रुपये से 14 रुपये का मूवमेंट पाया हो। लेकिन आज या कल बाजार अपने प्राइस को जस्टिफाई करती ही है, चाहे आज करे चाहे कल करे। वो कहाँ पर जाकर टिकेगा ये आने वाले समय में 1-2 रिजल्ट जब आप देखोगे तब आपको वहाँ से क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी जिनके पास स्टॉक है उनको क्या करना चाहिए, देखिए
रिजल्ट पॉजिटिव नोट पे आने के पूरे आसार हैं। यस बैंक कैसे पेश करता है वो तो देखा जाएगा, लेकिन अगर आप डेटा चेक करोगे, जो मैंने पिछली वीडियोज में भी बताया था आपको अच्छे से, वो वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। वहाँ पर मैंने सारे डेटा को आपको आपके सामने रखा था और उस चीज़ से आप ये समझ सकते हो कि जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव नोट पे आने वाला है। कितना बड़ा वहाँ पर यस बैंक धमाका करता है हमारे सामने, उसी से फ़र्क पड़ेगा इसमें फ्रेश मोमेंटम की, क्योंकि बाजार तो चल रही है। आप देखोगे बाजार में गजब का मोमेंटम चल रहा है, लेकिन ये बैंक ऊपर से 10-15% करेक्ट कर चुका है और वहाँ से ऊपर जाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं दिखा रहा है। इवन आज जब बाजार 1.25% ऊपर है तो ये बैंक जो है 1.25 1.25% के आसपास ऊंचाई पे है। इसका सिंपल सा मतलब ये समझिए कि रिटेल इन्वेस्टर के पास जो भी स्टॉक्स यहाँ पर हैं वो इसको यहाँ से ऊपर नहीं जाने देगा। इसमें जो फ्रेश बाइंग आनी चाहिए वो आनी चाहिए बड़े प्लेयर्स के द्वारा। वो कहाँ पर करेंगे वो एग्जैक्टली हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकते, ना ही बता सकते हैं। और इस प्रेजेंट सिनारियो में मैं यस बैंक के स्टॉक को लेकर बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ। भले ये अच्छा रिजल्ट भी पेश करते हैं तो भी ये 18 रुपये के प्राइस को प्रेजेंट सिनारियो में नहीं जस्टिफाई करते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका ओपिनियन अलग हो सकता है। इसके लिए आपको गाली नहीं लिखनी है नीचे, आपको सम्मान करना है सबकी भावनाओं का, सबके पर्सनल ओपिनियन का। मेरा फेवरेट रेट क्या है प्रेजेंट सिनारियो में यस बैंक के लिए, वो आप पुरानी वीडियोज़ को देख कर समझ सकते हो। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। अगर यस बैंक में फ्रेश पोजीशन बनानी है टेक्निकल लेवल्स पे तो 18.5 से ऊपर ही बनाइएगा। जब तक उसके नीचे है आपको पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। मैं ये बात क्लोजिंग बेसिस पे बोल रहा हूँ। और अगर आप सपोर्ट की बात करेंगे तो अगर विदाउट सर्किट लगे हुए 17.5 रुपये के नीचे ये क्लोजिंग दे देता है, मतलब सर्किट ना लगी हो और इसकी क्लोजिंग 17.5 के नीचे हो जाती है, तो फिर ये टेक्निकल लेवल्स पे कमज़ोर हो जाएगा। आप अपने हिसाब से सिचुएशन संभालिएगा। हम रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन आपके सामने जरूर लाएंगे। कोई और सवाल सुझाव नीचे आप बताइएगा। आप क्या सोचते हो फंड रेजिंग के बारे में और यस बैंक के भविष्य के बारे में, वो भी आप नीचे बता सकते हो। कमेंट करके बताएंगे, हमें अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।